आज एक बार फिर अपने सभी साथियों को, दोस्तों को इंजीनियर विष्णु कुमार अग्रवाल का नमस्कार और इस वीडियो में स्वागत है। आज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने पार्लियामेंट में 2025-26 का बजट पेश किया। अब इसमें ये बजट की उन्होंने मोटी मोटी बातें रख दी, मगर उसके डिटेल में एग्जामिन करने के लिए उसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स, अच्छाई या बुराई, उसमें अनेक्शर्स है, बहुत सारे अनेक्शर्स हैं, तो उसको भी स्टडी करना है। जरूर डिटेल्स में अनेक्शर्स में है, ये तो हेडिंग है बजट में, हेडलाइन डिटेल अनेक्शर्स में है। वो फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद भी अनेक्शर ABCD 1 2 3 अनाउंस किया है। वो पढ़ेंगे आराम से। तो बजट तो पास हुआ है मार्च में, अभी तो आज 1 फरवरी है। तो मोटी मोटी बातें जो इसमें आई हैं, तो ये मैं देख रहा हूँ कुछ तो बातें इसमें अच्छी भी बातें हैं, ऐसा नहीं है कि सब बुरा है। अच्छी बात क्या है, मखाना बोर्ड एस्टेब्लिश किया जाएगा बिहार में। यह मखाना बहुत फायदेमंद चीज़ है। मैं सुबह शाम नाश्ते में दोनों टाइम खाता हूँ, चाय के साथ। चाय है, बादाम है, काजू है, कुछ सीड्स भी होते हैं उसमें। तो अभी 80 साल की उम्र में बुढ़ों के लिए मखाना बहुत अच्छी चीज़ है। कभी मखाने के आप सब्जी भी बना लीजिए, उसमें किशमिश और काजू बादाम डाल के, मटर हर ग्रीन पीस, काजू बादाम और मखाना, देसी घी में भून के सब्जी बहुत प्यारी लगती है सब्जी। अंगूर भी ला सकते हैं आप, किशमिश नहीं डालें, अंगूर डाल लीजिए फ्रेश। खैर मैं तो कहाँ जाऊँ, 80 साल का बुढ़ा हो गया तो मैं उसमें किशमिश ही डाल देता हूँ। वो खाना बनाने वाली अपने आप डाल देती है, उनको पता है सब। मखाना भून के उसके बाद डाल दो तो चलो ठीक है। उसमें नमक थोड़ा कम डालना होता है, क्योंकि किशमिश मीठी होती है ना, इसलिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बिहार में बहुत मखाना होता है। और जोड़ों में गरीब आदमी, लड़के उनको काम मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है, उसकी प्रोसेसिंग। तो ये मखाना बोर्ड बन रहा है बिहार में, इसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो सकती है। जब बोर्ड बनाए ना तो क्वालिटी तो होनी चाहिए। अब क्या इन्वेस्टमेंट है, कितना नहीं है, वो सब डिटेल नहीं आई, वो अनेक्शर्स में होगी। अब एक स्मॉल स्किल और ट्रेनिंग, वो एक्सपोर्ट के लिए है। अब हिंदुस्तान में तो बहुत बेरोजगारी है, थोड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, कम पढ़े हैं तो अच्छे नहीं है, तो उनको स्किल करके या रिस्किल करके, तो इंडिया में तो उनका यूज़ नहीं है, मगर एक्सपोर्ट के लिए। जैसे आप भेड़ बकरी एक्सपोर्ट करते हो, ये मेडिकल साइंस में एक्सपेरिमेंट के बंदर बड़े महंगे एक्सपोर्ट होते हैं। तो क्योंकि ज़्यादातर कंट्री ने इसमें पाबंदी लगा रखी है मंकीज के एक्सपोर्ट पे, और भेड़ बकरी के एक्सपोर्ट पे ऊपर मेडिकल टेस्ट नहीं होते। क्यों, मंकी तो इंसान जो है मंकी से बना बंदर से 2 लाख साल लग गए बंदर से 2 पाँव पे चलने में उसको। तो मंकी तो बड़ी कॉस्टली चीज है, बंदर, हनुमान। तो ये उससे मैन पावर एक्सपोर्ट करेंगे। अब मंकी तो महंगा है, आदमी पे तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकते ना मेडिकल साइंस के। भेड़ बकरी किसी काम की नहीं, वो तो खाने के मतलब की है। भेड़ की ऊन निकाल लीजिए आप, वूल। अब लेदर टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट जो हैं, ये अंग्रेजों के ज़माने से बने हुए हैं, बहुत पुराने हैं। मेरे ख्याल में 100 साल से ज़्यादा पुराने हो गए। मेरठ में भी वहाँ पुराना गेट के पास लेदर टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है, बच्चों को सिखाने के लिए चमड़ा, लेदर। मगर अब इसमें एक लोचा आ गया, ये जो बड़ा पोल्यूटिंग है। आप जो रॉ स्किल हाइड होती है, इसको हाइड बोलते हैं, HID, हाइड, रॉ स्किन। तो उसमें बहुत वो केमिकल्स यूज होते हैं, तो उसको जो है
केमिकल्स होते हैं तो वो नदियों में, नालों से हो गए नदियों में जाते हैं, गंगा में जाते हैं। तो जो आरएसएस के बहुत महान नेता साध्वी उमा भारती, उसको गंगा के पोल्यूशन का इंचार्ज बना दिया था मोदी ने कि पोल्यूशन खत्म हो। वो उन्नाव है कानपुर के पास जगह, वहां गई कि ये बंद करो सब इंडस्ट्री। वो लेदर इंडस्ट्री को बंद कराने गई थी। अब उनकी एसोसिएशन होती है, इनके फैक्ट्री इंडस्ट्री वाले सब ये धंधेबाज आदमी होते हैं, निकाल जानते हैं कैसे काम निकाला जाता है। ये आ गई धमका धमकू के दिल्ली। उन्होंने अपने एक नेता को भेजा, इसको ब्राइब में मोटा पैसा दे गया, कई पता नहीं कितने करोड़ दे गया। वो गंगा और मैली हो गई। और वो जो धमका के आई थी कि ये लेदर इंडस्ट्री बन गई, यहाँ प्रोसेसिंग, यहाँ गंगा मैली हो रही है, वो वैसी होती रही और ज़्यादा हो गई। उधर रिश्वत वसूल करने के लिए गई थी ना वहाँ धमकाने कि बंद करो। एक तो उमा भारती, ऐसे ब्रांड के बहुत नेता हैं मोदी के साथ। खैर जब वो मोदी को पता चला, उसने उसको हटा के उमा भारती को, साध्वी जी को, भगवा कपड़े पहनने वाली को, और ये क्या नाम है, गडकरी को लगा दिया। या ये तो ठीक आदमी है, पर वो कौन सा उससे साध्वी से अलग है, वो फीमेल है, ये मेल है। हरकतों में, रिश्वतखोरी में तो सभी एक जैसे हैं। हाँ, मैं ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने में इज वेरी गुड। सबसे पहले बम्बा पूना हाईवे बनाया था, मैं गया था एकदम पूना बम्बई से बाई रोड। मेरे दामाद ले गए थे, मुझे बेटी वहाँ दामाद, वो पंचगढ़ी गए थे, वहाँ से 30-32 किलोमीटर दूर है पंचगढ़ी बाईपास से। अच्छा, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल इलाका है। तो इस मामले में अच्छा है भाई, पैसे खा लो, कुछ काम तो करो। उनने पैसा भी खा गए, काम भी नहीं किया उमा भारती ने। ये साध्वी है, साधु तो ऐसे चोर है। तो चलो, ये हो गया। तो लेदर टेक्नोलॉजी की मैंने बता दी। अब इसमें एक और लुच्चा नया पैदा हो गया, ये गौरक्षक। इनको अपना कट चाहिए। जो उसकी आप हाइड होगी, जो रॉ खाल होगी, उसको लेके जाओगे, जानवर को मारेंगे, तो उसमें गौरक्षक आए, उनको भी अपना चाहिए हिस्सा, नहीं तो हत्या कर देंगे। कि तुमने गौरक्षा तुमने गाय की हत्या की है, गौ माय की, तो एक और भी है झंझट। तो इसमें लेदर वाली में तो मुझको लगता है वो बेचारे कितने रिश्वत दें। तो आजकल तो सब ये क्या नाम फाइबर आ गए, जो है ये पेट्रोल इंडस्ट्री से जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उसमें, तो वो प्लास्टिक टाइप ऐसे जूता आ रहे हैं, शू। अब लेदर शू कितने आदमी पहनते हैं, बहुत कम। तो ये तो फिर इसका क्या होगा, ये एक्सपोर्ट के लिए तो हो जाए। और चाइनीज जो है लेदर बहुत बढ़िया है। या कनॉट प्लेस में दिल्ली में दुकान है, वो चाइनीज जूते बना के देता आपके साइज के, कस्टम मेड, बहुत बढ़िया शू बनाता है। मैंने भी एक दो ब्राउन शू लिए थे, क्योंकि मैं गैजेट ऑफिसर रहा। आर्मी का असूल है, जो कमीशन ऑफिसर होते हैं आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, वो सब ब्राउन शू पहनते हैं। और जो बाकी सिपाही से लेके सूबेदार मिडल तक, वो ब्लैक शू पहनते हैं। जो ब्लैक शू होता है वो भैंस के चमड़े का बनता है, वो मोटा होता है ना चमड़ा। और गाय का शू जो होता है वो काफ लेटर कहलाता है, वो सॉफ्ट होता है। तो अफसर सॉफ्ट पहनते, मैं हमेशा ब्राउन शू पहनता हूँ। अभी लाया था 5,000 रुपये का बाटा से मैं, सॉफ्ट है लेदर, अच्छा है। अब एक मिनट, टॉयज का खिलौने, वो एक्सपोर्ट के लिए। अरे चाइना का कौन मुकाबला कर पाएगा एक्सपोर्ट में टॉयज का, बच्चों के खिलौने। क्या मेरे बच्चे, मैं लाता था बच्चों के लिए, अपने भी पोते पोती के लिए। तो अब वो बड़े हो गए, 15-16 साल के हो गए। अब वो खिलौने से कहाँ खेलते हैं, नहीं खेलते भाई। मैं 80 साल का हो गया, वो 15-16-17 साल के हो गए। तो टॉयज तो मैं किसके लिए खरीदूं। अब तो जो मेरी चौथी जनरेशन हुई पैदा, जब उनकी शादियाँ होंगी, उस टाइम मैं जिंदा रहा, तो उनके लिए खिलौने खरीदूंगा, बच्चों के लिए टॉयज।
मगर चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते ये टॉयस। वहाँ उसके क्या पट्टनम है, बंगलौर के पास, बंगलौर में मैं गया था। वहाँ वहाँ टॉयस की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वो लकड़ी के खिलौने बनाते हैं टॉयस, चाइना वाले प्लास्टिक के बनाते हैं। तो चलिए अच्छा कुछ हो जाए, ये भी वेलकम है। लेदर वाली साहब नॉट सर्प्राइज। ये ईवी आजकल सब इलेक्ट्रिक बैटरीज का जो है व्हीकल्स है। मैं क्या ये ईवी जो बनाएंगे, बैटरी बनाएंगे, चाइना का मुकाबला कर पाएंगे? महामूर्ख, आग के अंदर अकल के बेवकूफ, खोटे, नहीं कर पाएंगे चाइना का मुकाबला। और क्या चाइना इन्वेस्ट करो भाई, वो क्यों करेगा? और करेगा तो कुछ लेगा। जैसे श्रीलंका ने लोन थे बात 99 ईयर्स की लीज पे दे दी जमीन चाइना को। परपेचुअल लीज होती है 99 ईयर्स की, यानी कि हमेशा के लिए। तो भाई इंडिया को कौन सा जमीन देगा चाइनीज कंपनी को? बैटरी तो बना देगा, जमीन कहाँ पे देगा? दिल्ली में तो जमीन नहीं है। यहाँ 2 करोड़ की आबादी है, 114 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर मैक्सिमम डेंसिटी वाला सिटी है दिल्ली। तो यहाँ तो आप नहीं दे सकते चाइना को जमीन लीज पे। अब बाकी स्टेट से पूछ ले भाई, आप अपने यहाँ जमीन दोगे लीज पे? राजस्थान देगा 99 ईयर्स की लीज पे चाइना को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए। मध्य प्रदेश देगा, कौन देगा? यूपी देगा। वो योगी जो है वो भगवा कपड़े पहनने वाला, कानों में बुंदे पहनता है वो टॉप से या झुमके हैं? नहीं टॉप से है, मेरा झुमके वो लटके हुए तो नहीं होते ना योगी के। ये बुंदेबाज बहुत घूम रहे हैं आजकल टॉप्स पहने हुए। लड़कियों को पीछे छोड़ दिया, लड़कियों ने औरतों ने झुमके पहने बंद कर दिए, वो भी टॉप्स पहनती तो आदमियों ने भी टॉप्स पहनने शुरू कर दिए। लड़कियां जितनी झुमके पहनना चालू करेंगी, ये मेल पे भी झुमके पहनना शुरू कर देंगे, देखा देगी नकलची बंदर। तो अच्छे लोग हैं। अब लैक्टिंग मदर, जो औरतें है बच्चे छोटे होते हैं तो अपने बच्चों को दूध पिलाती है ना, ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, उनको फाइनेंशियली तो बहुत पुरानी स्कीम है, कोई नई नहीं आज की। अब सवाल ये कितनी औरतें बच्चे दे रही हैं? बच्चों की तो बात 1 या 2 बच्चा। मैं 6 भाई, हम 1 बहन थी। तो उस टाइम तो हर 1-1.5 साल में माँ के पेट में दूध निकल आता था ब्रिज में। अब तो सारी जिंदगी में 1 या 2 दफे में एक ही दफे निकलेगा। तो क्या बजट रखा है उसके अंदर ये तो बताया ही नहीं। लैक्टिंग मदर्स के लिए जो बच्चे दुधारू औरतें हैं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो है अच्छा, जो कुछ कर लो, कोई बात नहीं। स्कूलों में डिजिटल बुक्स अच्छी बात है, मॉडर्नाइज होनी चाहिए बच्चों को स्कूल। ब्लैक बोर्ड भी डिजिटल होने चाहिए। दिल्ली के स्कूल तो हैं डिजिटल, मगर बुक्स की बात है। डिजिटल बुक पढ़े तो मेरी किताब भी पढ़ लेंगे। मेरी 5 किताबें हैं किंडल ऐप पे, 4 इंग्लिश में, 1 हिंदी में। तो डिजिटल बुक्स पढ़ने की आदत डाल दें। मैं लैपटॉप पर पढ़ता हूँ, वो भी लैपटॉप पर पढ़, स्मार्टफोन पर पढ़, डिजिटल आसान है काम। तो ये भी अच्छी स्कीम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चल ये भी अच्छी चीज़ है, तो बच्चों को स्कूल को पढ़ानी चाहिए सब। एक अब इकोनॉमी जो है प्राइवेट और पब्लिक मॉडल में जो मोड में डेवलपमेंट होगा, मुझे इसमें शक है। मुझको नहीं दिखाई देता है कामयाब होने वाली है। क्यों? सरकार में बिना रिश्वत दिए काम नहीं होता। प्राइवेट वाला रिश्वत देकर राजी नहीं, वो अपना इन्वेस्टमेंट ही करके राजी नहीं। तो ये भी फेल होने वाली बात है। अब मेडिकल कॉलेज में 10,000 सीट बढ़ाएंगे। पहले तो बीमार पड़ो, ये तो चाहते सब बीमार हो जाए। बीमार हो गए तो ही डॉक्टर के पास जाएंगे। बीमार कोई नहीं होगा तो डॉक्टर की सीट बढ़ाने की क्या जरूरत है? मेडिकल कॉलेज में अस्पताल की भी जरूरत नहीं है भैया। आज भी दंड पहले है, मैं आप वीडियो देखिए, मैं 20 दफ़े जंपिंग करता हूँ सुबह, 10 दफ़े दंड लगाता हूँ बेंच पकड़ के, साइकिलिंग करता हूँ,
चेस्ट चौड़ी करने के लिए 80 साल की एज हो गया। वो 3 दिन में 500 आदमी ने देख लिया वो वीडियो। और मेरी बेटी, मैं बंगलौर में करता हूँ तो वहाँ मुझे कोई टोकने वाला नहीं है, तो मैं कोई अकेला घूमता हूँ। वहाँ के जिम में भी शाम को जाता हूँ, सुबह ओपन में करता हूँ एक्सरसाइज। तो वहाँ कोई, अब वहाँ बम्बई में वो बेटी मुझे अपने वहाँ ले गई उस जिम में, तो मैं गया, उसने मेरा वीडियो बना लिया। वो हल्ला मचाने के लिए, मैं 10 में मैंने किया, 10 जंपिंग की, तो पापा बस बस, पापा बस बस, फिर भी मैं 5 लगा ही दिए, और उसने पूरा मुझे 20 जंपिंग नहीं करने दी। और मेरी कमर में लचक तो तभी रहेगी ना, स्प्रिंग एक्शन तभी वो जंपिंग करूँगा जब डंड लगाऊंगा बेंच पकड़ के, साइकिलिंग करूँगा, और चेस्ट स्टडी करने के लिए करूँगा, ऊपर नीचे करने करूँगा, तभी मसल मजबूत होगी ना, ये तभी होगी ना दोस्तों। आपकी तो होगी, नहीं हो तो कर लो आप भी। तो अब ये एक बात आई कि अर्बन डेवलपमेंट में इन्होंने 1,00,000 करोड़ पिछले साल खर्च किया। कहाँ किया? मुझे तो कोई स्मार्ट सिटी दिखाई नहीं देता। भगवान, मैंने ये जब कोरोना चालू हुआ था, मैं कहा स्मार्ट सिटी हो जाएंगे, तो जैसा मैंने विजुलाइज किया है, स्मार्ट सिटीज एंड विलेज, विलेज फ्यूचर सिविलाइजेशन, ये मेरी किताब है, किंडल ऐप पे ई बुक है, या पढ़ लीजिए आप टाइम निकाल के थोड़ा सा। ये स्मार्ट सिटी बनाने की 1,00,000 करोड़ की जरूरत नहीं है। इन्होंने 100 स्मार्ट सिटी बनाई थी, एक भी हिंदुस्तान की स्मार्ट सिटी मैंने नहीं देखी, कहीं नहीं है। झूठी बात है। 5 दफे वो निर्मला जी ने पानी पिया है, पानी पी कर झूठ पर झूठ का झूठ, पिटारा खोलती चली गई। 5 दफे पानी पिया, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तकरीबन 40-45 मिनट की स्पीच थी, शायद 1 ही घंटा लग गया हो, मैंने टाइम घड़ी तो देखी नहीं। अच्छा, अब जो है ये स्मार्ट सिटी वाली बात तो फेल हो गई। जब टाटा ने जमशेदपुर में स्टील प्लांट लगाया था, जमशेदजी टाटा ने, तो रेजिडेंशियल एकोमोडेशन बनती है एम्प्लॉइज के लिए, उसमें हॉस्पिटल भी होते हैं, स्कूल भी होते हैं, और 10-12 तक के स्कूल होते हैं। ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू के टाइम में, उससे पहले भी मोदी नगर में, वो क्या नाम था, मोदी गुजर मोदी, उसने लगाई इंडस्ट्री, बिरला ने लगाई, जितने भी इंडस्ट्री लगाते थे। सरकारी कंपनी जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड बनी 1956 में हुई थी। मेरे फादर ने उसका अकाउंटिंग सिस्टम एस्टेब्लिश किया था, और ट्रांसफर डेपुटेशन पे गए थे वहाँ। फिर ये BL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में हैवी मशीन कॉर्पोरेशन, उनमें सब में रेजिडेंशियल कॉलोनी है एम्प्लॉइज के लिए। तो वो स्मार्ट सिटी थी, तो नई जमीन, ग्रीन फील्ड सिटी से, जो पुराना सिटी है उससे 2-3 किलोमीटर दूर बाहर नई सिटी डेवलप कर दी, ग्रीन फील्ड एग्रीकल्चर लैंड परचेस करके, वो स्मार्ट सिटी बनी है। मोदी की इसकी फेल। इसने तो टाउन प्लानिंग कहीं पढ़ी नहीं, आर्किटेक्चर की तो बात है, टाउन प्लानिंग भी नहीं पढ़ी, रीजनल प्लानिंग भी नहीं पढ़ी। ये तो कल से अंधा है ना। इंटेलिजेंस, कॉमन इंटेलिजेंस भी तो उससे अपाहिज है। तो कोई स्मार्ट सिटी नहीं बनी, फेल प्रोजेक्ट। मैंने तो बड़ी अच्छी किताब लिखी थी, मैं सजेशन भी दिए थे कि कोरोना जैसी बीमारी से हम कैसे बचें। अब ये आया कि 5 स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाएंगे। वो छोटे छोटे, पहले तो बड़े होते हैं, 7-8 साल लग जाते हैं बनने में, तो 5 ये स्मॉल ये आजकल बहुत चल रहे हैं, US वगैरह भी चल रहे हैं। मैं बेसिकली फंडामेंटली मैं न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर्स का अगेंस्ट हूँ। आप छोटा या बड़ा, दिल्ली में एक तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लगा हुआ रिएक्टर, छोटा था वो भी, एक ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है, एक ये DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट
ऑर्गेनाइजेशन का, उसका लगा हुआ है लखनऊ रोड पे। तो 3 रिएक्टर छोटे छोटे हैं, आप समझिए जैसे एक कार की, ट्रक की बैटरी समझ लो उस साइज के हैं। ये तो 5 बड़े बनेंगे उससे। ये एक सिटी को पूरे को इलेक्ट्रिसिटी दे दिया, वो कोई लीकेज हो जाए तो बड़ी स्यापा है। एक दफे दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों ने, वो बेकार हो गया था, उन्होंने वो कबाड़ी को बेच दिया उसका, वो कबाड़ी ले गया, वो पता चला कि उससे रेडिएशन हो रहा है। ढूंढ ढांड के पुलिस वालों ने कबाड़ी को पकड़ा, उसको गिरफ्तार कर लिया। उसने तोड़ के लोहा बेचना है ना कबाड़ी ने, तुमने ऑक्शन में बेचा, जिसने हाई बिल्डिंग दे दिया उसने पैसा तुमको। उसने कौन सा गुनाह कर लिया? तुम्हारे दिल्ली यूनिवर्सिटी तुम्हारे लैब से चोरी करके लेके गया था क्या? क्या पता नहीं भाई क्या हुआ है नहीं, कोई मरा नहीं उस रेडिएशन से। भाई ये रेडिएशन का बड़ा डेंजरस मामला है, इसलिए कि इससे जितनी मौतें होती हैं, ये कहते नहीं परमिसिबल लिमिट में है। अरे परमिसिबल, आपकी कुछ बियरिंग कैपेसिटी है, मेरी कुछ बियरिंग कैपेसिटी है। एक 16-18 साल का 20 साल का लड़का, उसके अलग है, लड़का लड़की है। मैं 80 साल का हूँ, मेरी उसकी टॉलरेंस लिमिट कम है, रेजिस्टेंस पावर कम हो जाती है ना ओल्ड एज में। क्या मैं अभी बुढ़ा तो है, मेरा दिल और दिमाग जो है अभी भी जवान है, 18 साल की जैसा वो एज में था, बुढ़ा नहीं हुआ। अब ये आए फिर इसमें जो 5 न्यूक्लियर मॉडल रिएक्टर बनाएंगे, वो 20,000 करोड़, मुझे तो नहीं लगता खर्च हो पाएगा, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी भी इंडिया में तो डेवलप हुई नहीं है। हाँ, यूएस में, जर्मनी वगैरह में हुई है, मगर वो नहीं लगा रहे, ये रेडिएशन की वजह से। वो यूरोप जो यूनियन है, सारे नेशन ने सोलर पे आ गए और विंड पावर पे। जो उनके पुराने न्यूक्लियर रिएक्टर थे वो भी बंद कर दिए रेडिएशन के वजह से। तो ये जो चीज वो छोड़ दिया उसको ला रहे हैं चंदू प्रसाद। अब इस बुद्धू प्रसाद का क्या करेगा? और सीतारमण ने तो जो मोदी ने कहा वो पढ़ के सुना दिया। चलो चलते हैं, अब एक्सपोर्ट मिशन पे आते हैं। तो एक तो उसमें क्या, इन्होंने FDI जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको 75% से बढ़ा के 100% कर दिया। चलो अपने पास तो है नहीं, हम तो कंगले बैठे हुए हैं नंगे पूछे, तो कोई बाहर से पैसे 74 रुपये की 100 रुपया ले आए, तो दाना पानी का काम हुआ, चने मुरमुरे खाने का। तो ये तो चलो ठीक है, मगर ये जो इन्वेस्टर्स है ना फॉरेन, ये बड़े कलाकार ही होते हैं, फ़ायदा होता है वो करते हैं, जब मर्जी आप उठा कर ले आते हैं पैसा अपना वापस। आजकल तो शेयर मार्केट है ना, तो ये 1694 1694, तो मैं समझ 350 साल हो गए जब बैंक ऑफ इंग्लैंड का इनकॉर्पोरेट हुआ था। वो आज भी है, बाद में तो नेशनलाइज हो गया था 1976 के आसपास। उसी के बाद 2 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, जिसने हिंदुस्तान में 90 साल राज किया, और भी कंट्री पे किया। तो ये लाते FDI इसमें शेयर मार्केट में, क्योंकि अमेरिका में तो 1-2% होता है प्रॉफिट, हिंदुस्तान के सब शेयर ओवर वैल्यूड है। एक चैंपियन तो धीरूभाई अंबानी था, अब आजकल गौतम अडानी है। अब तो ये डिजिटलाइज हो गया शेयर मार्केट भी, पहले तो बहुत शेयर बना के बेच देते थे और उसके अगर बैंकों से लोन ले लेते हैं। जब जिस जमाने में शेयर में थोड़े से लिए थे, मैं तो मामूली आदमी हूँ मिट्टी के बराबर, तो मैं 3-4 हज़ार रुपये के शेयर लिए थे शायद। इनमें क्या था 1986-87 में, क्या वो बहुत से तो शेयर में अभी पड़े हुए हैं, कुछ बेच अपने बच्चों को दे दिए। मैंने एक स्टेट बैंक का शेयर बेचा था, उसको बेचे 21,000 रुपये का नया TV ले लिया। 50 शेयर बेचे अलॉटमेंट के बाद, 2 महीने बाद के 21,000 का नया TV सेट ले लिया। और अब तो जब 14-15 हज़ार रुपये का TV सेट मिल रहा है, उस जमाने में 21,000 का मिला था। अब तो ये आ रहे हैं ना LED वाले, ये सस्ते हैं। चलिए ठीक है, अब एक्सपोर्ट मिशन की बात आई। मैंने कल इकोनॉमिक सर्वे में बनाया था, उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में कहा था, जो इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं भारत सरकार के,
कि 6% GDP का एक्सपोर्ट हुआ, और पिछले 10 साल में 6% है, बढ़ा नहीं। 6% आपका GDP का एक्सपोर्ट है, और आपका 6.5% जो है फिजिकल इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ रही है। तो एक्सपोर्ट बढ़ा कि घटा? घटा। जो कमोडिटी एक्सपोर्ट है, मैं सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, IT की बात, कमोडिटी। आपने माइंस मिनरल भेजे, आयरन की ओर बेची, कोयला बेचा, कोई आपने मशीन में बनाया वो बेचा, आपने फ्रूट्स बेचे, मछली बेची, फिश पकड़ के, वो केकड़े होते वो बेचे आपने, वो कमोडिटी में है। कोई ग्रोथ नहीं हुई पिछले 10 साल में, झूठ का पिटारा। अच्छा, अब ये नया इनकम टैक्स बिल ला रहे हैं, ये जो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उसी जमाने में बना था, उसी के पन्ने जो है रीटाइप करके दे देंगे। इन पर अकल कहाँ नया टैक्स इनकम टैक्स बिल बनाने के लिए? देखते हैं, जब आएगा नया बिल पास होगा, पार्लियामेंट में डिस्कस होगा तो देखेंगे इसको। अब जो है ये जो 2024-25 का बजट था, इन्होंने इनका एक्सपेंडिचर जो है 37 लाख करोड़ एक्सपेंडिचर, और इनकम 40 लाख करोड़। तो ये 24 लाख रुपए आपने कमाया और 37 लाख करोड़ खर्च कर दिया, तो ये 13 लाख करोड़ कहाँ से आया पैसा? चोरी की थी, डकैती डाली थी, पिक पॉकेट है। जो रॉयल्टी वगैरह आती है, रॉयल्टी तो स्टेट गवर्नमेंट को जाती है, माइंस की मिनरल्स को। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो अलॉट करते हैं, ऑक्शन करते हैं माइंस, उसी में मिलता पैसा। वो इतना मिल गया क्या? इनकी अपनी कैपिटल एसेट्स है, उसकी रेंटल वैल्यू हो गई। तो और 4.4% डिफिसिट घाटे में है ये 2024-25 का। फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने, मैडम ने एडमिट की बात, ये घाटे का बजट। अब इसमें भी बहुत सी चीजें छुपा ली। इन्होंने ये नहीं बताया इसमें कि जो निज्जर का मर्डर कराने के लिए पैसे दिए थे कनाडा में, वो कितना खर्चा हुआ उसका हत्या कराने में। वो वहां पे मंदिर के पुजारी नारे लगा रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। हिंदुओं को डरा रहे कि बटोगे तो कटोगे, नहीं तो सब मेरी छतरी के नीचे आ जाओ। उसको कितने पैसे दिए, ये तो एक्सपेंडिचर में आना चाहिए ना, ये नहीं बताया। भाई एक और महात्मा पन्नू, उसकी अमेरिका में, US में मर्डर कराने के लिए $1 लाख, वो कौन था, निखिल गुप्ता, उसको दिए। वो फेल हो गया। तो जब फेल हो गया तो पैसे वापस दे। तो पैसा वसूल तो तब होता जबकि तुमने उसकी हत्या कराई होती, मर्डर कराया होता। तो निर्मला ने ये नहीं बताया कि भाई वो पैसा वापस आ गया नहीं आ गया, वो मर्डर हत्या तो उसकी हुई नहीं, और कोर्ट में उसने एप्लीकेशन लगा दी। और ये NSA जो अजीत डोवल और इसको क्या नाम है, ये होम मिनिस्टर क्या नाम है इसका, अमित शाह, इनको और फंसा दिया। एक वो यादव है क्या, वो जो रॉ का नरेंद्र मोदी के ऑफिस में था, यादव, क्या नाम उसका, मैं भूल रहा हूँ, क्या, कोई बात नहीं, आप याद करें, आप देख लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, या गूगल पे नाम मिल जाएगा होगा पूरा। तो वो $1 लाख तो वापस नहीं आया, ये नहीं बताया तो बट्टे खाते चला गया। जैसे 16 लाख करोड़ का लोन दिया राइट ऑफ क्या बैंकों ने, 2 लाख करोड़ वसूल हुआ, 14 लाख करोड़ बट्टे खाते चला गया। तो ये $1 लाख भी बट्टे खाते चला गया। और निखिल गुप्ता $1 लाख और को भी तो दिया होगा कुछ, उसका कोई हिसाब नहीं है। तो यानी ये सारा फाल्सिफिकेशन अकाउंट्स हो गया। और ये फाल्सिफिकेशन अकाउंट्स जो दिया है, छुपाई ज़्यादा बातें, खुलासा कम किया है।
एक छुपाने में बड़ी एक्सपर्ट है, झूठ बोलने में, पुलिंदा झूठ का। तो इसमें जो हमारी सेक्शन है आईपीसी इंडियन पैनल कोड में सेक्शन 407A 407 है, इसमें 7 साल तक की जेल की सजा है झूठा अकाउंट बनाने में। तो वो तो हो चुका, फाइनेंशियल क्लोज हो गया, अब कोई एस्टिमेटेड छोड़ना है, वो तो एक्चुअल है। तो ये चीज़ें छिपाई हैं इसने, पन्नू मरा भी नहीं और पैसा चला गया बर्बाद। तो सीता जी ने ठीक अकाउंट अपना बही खाता ठीक नहीं रखा है साहब। जो इनके मुंशी मुसद्दी हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हिसाब किताब तो पक्का होना चाहिए, पुख्ता। और लाला जी ऐसी बही खाता बनवाएंगे मुंशी उनका, लाला जी की तो दुकान लुट जाएगी, गलत बात है। तो अब इसमें मैं बहुत सी चीज़ें देख रहा हूँ। क्या ये मैंने मोटी मोटी बता दी, अभी जब अनअक्षर्स आएंगे ना वो पढ़ने को, तो बहुत सारे अनअक्षर्स होते हैं, उसको तो पढ़ने में एक अनअक्षर का एक दिन तो लगा ही लीजिए, आप आधा दिन लगा लीजिए। मैं बहुत फास्ट पढ़ता हूँ इंग्लिश में, मैं 70-80 पेज पढ़ जाता हूँ एक दिन में इंग्लिश की किताब के। अब मैं आता हूँ ये 2025-26। हाँ, तो ये मैं बता देता कि मैं 407A में 7 तक की जेल की सजा है फाल्सिफिकेशन अकाउंट, बोगस अकाउंट बनने में। अब जो ये न्याय है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में नोटिफिकेशन किए इन्होंने, आईपीसी 1860 की थी, अब जो न्याय कर, इसमें सेक्शन है 300 साल है, 316, इसमें भी सजा तो 7 साल की है। सजा कब नहीं की इसमें अमित शाह ने? तो ये इसको फाइनेंस मिनिस्टर को इसमें रड़ दे, क्या सलाह भाई। दोस्तों आप एक लाइन जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बता दी, या छोड़ दें, इसको छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए, बताओ दोस्तों क्या किया जाए इसका। तो 24-25 के बजट में वो इकोनॉमिक सर्वे में तो इतनी डिटेल नहीं थी जो इकोनॉमिक एडवाइजर दी थी। अब ये बजट में जो है आज इसने बता दिया, शुरू में यही हिस्सा था। इसमें 3 दफ़ा पानी पिया इसने पिछले हाल के बजट, 2 दफ़े 25-26 के बजट में पानी पिया, 5 दफ़े टोटल। तो अब इसमें आप जो पिछले साल था वही बदहाली इस साल है। पिछले साल में कच्छे में छेद हो गए थे जांघे में, इस साल बनियान में हो जाएंगे, अभी तो चालू है। इसमें जो है जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, यानी कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 2025-26 में एस्टिमेटेड है, अभी खर्चा हुआ का कुछ पता ही नहीं क्या होगा नहीं होगा, वो 50.65 लाख करोड़, 50.65 करोड़ का एक्सपेंडिचर है खर्चा, और इनकम 34.96 लाख करोड़। आमदनी कम, खर्चा ज़्यादा। ओ भैया मेरे पास आप अगर जो 2 गज का कपड़ा लाओगे तो पजामा सी दूंगा, आप 1 गज का लाओगे तो जाके बनाऊंगा ना, पजामा कहाँ से बन जाएगा एक गज कपड़े में? नहीं बनेगा ना। क्या ख्याल है दोस्तों? कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, मैं गलत कर रहा हूँ तो बता दीजिए, मुझे ठीक कर लूँगा मैं। अब इससे जो है 2025-26 में 15.69 करोड़ का लॉस होगा। ओके, 4.4% डिफिसिट बजट है, वो कहाँ से आएगा? पैसा उधार लोगे? तो यानी कि ये भी ये हो गया लॉस जो 4.4%, इससे तो ज़्यादा हो रही मेडिकल कैलकुलेशन तो लॉस। आप 50.65 करोड़ का खर्चा करोगे, 34.96 करोड़ कमाओगे, बाकी कहाँ से लाओगे? भैया घर में आटा है 1 किलो, खाने वाले आ गए 20, तो 50,000 ग्राम में तो 1 रोटी बन पाएगी। 1 रोटी में किसी का पेट नहीं भरेगा, तो उधार लेंगे, वो नहीं बताया, छुपा ली बात। तो अब मैं इसके बाद आता हूं एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो वो तो जो 10 साल में हुआ 6%,
और 6.5% डिफिसिट फाइनेंस, कोई एक्सपेंशन नहीं होना एक्सपोर्ट प्रमोशन में। वो बनी हुई आज के प्रमुख सेक्टर में उसका ऑफिस है। मैं एक दफ़ा गया था अपनी बेटी के साथ, वो मेरी बड़ी बेटी जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड से है ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, उसकी चैंपियन है, उसको ज़्यादा पता है। तो अब जो है विकसित भारत, वो मैंने कल भी बताया था, विकसित भारत नहीं हो सकता, 1947 में नहीं हो सकता। जो मोदी ने ये हिसाब किताब दिया है, वो इकोनॉमिक एडवाइजर हो गया, 8% की कांस्टेंट ग्रोथ होनी चाहिए अप टू 2047, तो विकसित भारत होने को उसके नज़दीक पहुंचेगा, हुआ नहीं, नो एश्योरेंस। गोल्ड सील नहीं है उसके आसपास। अब आसपास कितना पहुंचोगे, 1 किलोमीटर का फासला रहेगा या आधे किलोमीटर का, ये कुछ पता नहीं। कोई खुलासा करने छिपा रहे हैं बातों को। तो नया टैक्स बिल तो जब आएगा देखेंगे। वो कहते भाई लिटिगेशन, मुकदमेबाजी कम करनी है। तो मुकदमेबाजी कैसे कम होगी? वो क्या काम करते हैं कि इनकम टैक्स जो है वहाँ एक जो है 4 लेवल पर प्रोसेस होता है। एक इनकम टैक्स ऑफिसर, फिर जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स, उसके बाद कमिश्नर इनकम टैक्स, उसके बाद चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स। वो लॉ का इंटरप्रिटेशन, चारों जो कानून की भाषा समझते हैं उनकी अपनी अपनी समझ है। जिसमें उनको ज़्यादा फायदा होता है, ज़्यादा रिश्वत मिलती है, वो कानून का वो मतलब निकालते हैं। 4 जगह प्रोसेसिंग होती है लेवल पे। तो अब वो तुम मुझे देना है टैक्स, मैं टैक्सेबल हुई नहीं, लगा दिया मुझ पर टैक्स की डिमांड कि भैया अदा कुछ दे रिश्वत, तो कर देंगे वे। जीएसटी में वही चल रहा है। तो इनकम टैक्स के पुराने आदमी गए हुए ना जीएसटी में भी। ये तो IRS हो, इनकम टैक्स में कर दो, चाहे जीएसटी में पोस्टिंग कर दो, ट्रांसफर पोस्टिंग होती है गवर्नमेंट में, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट। मेरा भी बहुत दफ़ा ट्रांसफर हुआ था, नौकरी में था मैं तो दूसरे डिपार्टमेंट में भी हो जाता था। तो फिर ये मेरा ये कहना है कि ये कुछ बात बनी नहीं। अब ये कह रही है मोदी का वो रटाया भाषण, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। ना तो कोई इन पर विश्वास करता, पता सब चोर हैं ये। जितने नेता पार्टी के नाम अलग अलग, इनके झंडे डंडे अलग है, चोर सारे बच्चा चाटे, कोई इनकी बात नहीं मानता। जनता तो मानती, मैं तो मानता ही नहीं। अब देखिए, विवाद से विश्वास, भैया मुझे 100 रुपये टैक्स देना है, तुम 500 का मुझे टैक्स डिमांड भेज दोगे तो विवाद तो हो ही। मैं कैसे दे दूँ गरीब आदमी, और कैसे तुम्हारा विश्वास कर लूँ? अब क्या उसके प्रोसेस है लॉ में कि मैं पहले अपील करूँगा टैक्स ट्रिब्यूनल में, उसके बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाऊँगा। तो 2 तो अपील लग गई मेरी उसमें, एक टैक्स ट्रिब्यूनल में, एक टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। वहाँ से मेरी तसल्ली नहीं होगी तो मैं जाऊँगा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के जज बड़े चोर हैं, ये भी ईमानदार नहीं है। जितने ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चोर बैठे हैं उससे ज़्यादा ही है भ्रष्टाचार किए। फिर मेरी उससे भी तसल्ली नहीं होगी, मैं बेईमान की क्यों बात मानूंगा भाई? फिर सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, वो हाई कोर्ट के भी करूँगा भ्रष्टाचार में, करप्शन में। इसमें 10 साल मेरी ज़िंदगी के निपट जाएंगे। मैं भी किसी वकील को चार्टर्ड अकाउंट छोड़ो, मैं अपना धंधा देखूँ या मुकदमेबाजी देखूँ, वो भूल जाता, देखा जाएगा होगा। अब क्या 10 साल बीत गए, तो जो उसने टैक्स नहीं दिया, वो पैसे से पैसा कमाते हैं ना बिजनेस में। कहावत है बड़ी पुरानी, मैं तो बनिया हूँ ना, पैसे से पैसा कमाते हैं ना बिजनेस में बनिया। वो 10 साल उस पैसे को इन्वेस्ट करके और कमा लेगा, 10 के 20 कर लेगा। अब जब उसको देने थे 5, वो तो जो विश्वास में विवाद से विश्वास जो स्कीम है, 50% जो टैक्स डिमांड थी उसका 50% आप दे दीजिए,
तो आप बरी हो गए, खत्म हो गया केस। तो 50% देके दोनों का विश्वास हो गया, हाथ से हाथ मिला ली, गले से गले मिल लिए, एक दूसरे की चुप्पी ले ली और कहानी केस खत्म। तो विवाद से विश्वास ये अच्छी स्कीम है। 10 साल बाद देखूंगा जिंदा रहा तो दे दूंगा, मर गया तो ले लेना, मेरी हड्डियां बेच लेना, चिता की राख बेच लेना मेरी, दफन कर दे मुसलमान को, उसकी 10 साल आप कब्र खोदने जाओगे उसकी हड्डी नहीं मिले वहाँ, मिट्टी कीड़े वगैरह दिमाग खा गई होंगी। दोस्तों हड्डी मिलेगी नहीं मिलेगी 10 साल बाद कब्र पे? एक कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मुझे तो पता नहीं कि मैं कभी दफन ही नहीं हुआ, मैं तो सनातन धर्मी हूँ। मेरे तो 4-4.5 घंटे में लाश जल के राख हो जाती है, वो गंगा में बहा देते हैं उसको, तो हड्डी तो मिलेगी नहीं, मेरा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये जो है, अब ये कह रहे हैं कि 18 लाख करोड़ जो 25-26 के इसमें बजट में 18 लाख करोड़ का कैपेक्स होगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट होगा। अब वो कौन करेगा? 18 लाख करोड़। सेंट्रल गवर्नमेंट 70% आदमियों को मुफ्त अनाज बांट दिया, गरीबों को 70% को, किसानों को मुफ्त दे दिया, 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, स्टेट हो गया, स्टेट और सेंटर में क्या करेंगे? ये 18 लाख करोड़ अकेला सेंटर नहीं करेगा, ये तो घाटे में चल रहा है सेंटर, तो ये कहाँ से कर देगा? वही स्टेट, मुझे मेरा कोई गला ना पकड़ ले कि तुमने 18 लाख कहाँ किया इन्वेस्टमेंट। वो कहते हमने स्टेट में कुछ शामिल किया था, 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी मिला के, इनका भी पकड़ो। पहले तो इनसे पूछो, मैं बाद में बताऊंगा। स्टेट वाले कहते क्या उन्होंने, हमने महिला, वो कहना लाडली बहना स्कीम में दे दिया पैसा, इसमें दे दिया, उसमें दे दिया। हमारे पास कहाँ पे तो कच्चा बनियान नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा है, ना स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा है। तो 18 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे? ये होगा पैसे ही नहीं, कहाँ से करोगे? ओ भैया झुंझुना नहीं है तो बच्चों को क्या सुनाओगे? फिर तो चुटकी बजा के बच्चे का दिल बहलाना पड़ेगा। तो आप भी बहला लीजिए, झुंझुना बजा के मैं भी बजा लेता हूँ। मेरे पास तो झुंझुना में पोते पोती से बड़े हो गए हम, छोटे छोटे थे, ले आता था उनके लिए। तो यानी कि ये सारा जो है झूठ का, फ्रॉड का पिटारा है। और ये जो है अभी तो कोई इसका प्रोटेक्टेड है ना ये, तो इस पर तो ये नहीं आएगा 316 BNS भारतीय नहीं सकता इसमें। अभी जेल की सजा, पिछला जो 24-25 का था उसमें इसको जेल की सजा हो सकती है। अब मैं तो बुढ़ा हो गया, मैं कहाँ भाग दौड़ करूँ। पहले तो गया था 2 दफा सुप्रीम कोर्ट, स्कूटर में ठुड्डा मारना पहुँच जाता था, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहीं चले जाओ। अब भाई मेरे और जो यंग आदमी है ये भाग दौड़ कर रहे, कुछ ठिकाने लगाएं इनको, बेईमानों को, चोरों को। तो चलो खैर आप देख लीजिए, आपको जो करना करो, कुछ नहीं हो रहा। लफाजी बाजी, झूठ का पिटारा, 3 दफे पिटार के बाद 2 दफा बाद 5 दफे पानी पिया, और उसमें झूठ में हर बार झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अरे हद हो गई। खैर मेरे तो सर के बाल उड़ गए, सब गंजा हो गया मैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सर पे तो बाल है भाई, तो मेरे साथी सबके सर पे होंगे ना। तो आप देखिए क्या करना है क्या नहीं करना है इसका। मैं कुछ होने वाला नहीं, ये विकसित भारत तो होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। मोदी है तो नामुमकिन है, मोदी है तो नामुमकिन है, मोदी है तो नामुमकिन है। ये तो 2100 में भी नहीं होगा। इसने मोदी ने 2047 का टारगेट रखा, ये 73 साल का तो है। उस टाइम ये 100 साल के आसपास होगा। ये क्या 100 साल जिएगा? मर जाएगा। तो फिर कोई इसकी शिकायत भी नहीं। अब भाई डेड बॉडी से मुर्दे से कौन शिकायत करेगा? तो हाँ भाई तूने वादा किया था, अब उसकी लाश को जाकर बताओगे, या कोई शमशान में चिता पर रखने के बाद उसकी राख को बताओगे? क्योंकि तूने विकसित भारत का किया था 47 में, तू तो पहले मर गया। इसकी बड़ी टैक्टफुल आदमी है। वो वादे करो जो इसके मरने के बाद भी पूरे ना हो, तो इसको फिर शिकायत भी किसी की नहीं सुननी पड़ेगी। भाई मुर्दे को तो किसी की शिकायत सुननी नहीं आती, उसको अच्छा पता है या बुरा पता है, डेड बॉडी को क्या पता चलता? कुछ पता नहीं चलता।
उसकी तो सेंसेशन ख़त्म हो जाती है ना। वो गुस्सा भी नहीं हो सकता, हंस भी नहीं सकता। डेड बॉडी को कभी आपने हंसते देखा है या गुस्से होते देखा है? देखा हो तो एक कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए एक लाइन। तो वो नहीं, मैंने तो कभी देखा नहीं। चलिए, सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।